महल की दीवारें बस पत्थर की नहीं होती। कुछ दीवारें जज्बातों की भी होती हैं, खामोश मगर सब कुछ बयां करती हुई। ऐसी ही एक रियासत की कहानी है यह, जहां एक रानी और एक बुजुर्ग नौकर की जिंदगी यूं उलझी कि हर बंधन, हर कायदा एक एक करके टूटने लगा। यह कहानी है उस रिश्ते की जो जुबान से नहीं, नजरों से पनपा राजमहल ऊंचा था, इतना कि बादलों से बातें करने लगे। मगर इस ऊंचाई में एक गहराई भी छुपी थी। रानी वर्खा की तन्हाई, सिर्फ 23 साल की उम्र, मगर नजरों में वह थकावट थी जो उम्रदराज लोगों की आंखों में होती है। राजा देवदत्त उससे उम्र में बहुत बड़े थे, एक कुशल योद्धा, चतुर राजा, मगर एक बेरुख पति। रानी की दुनिया महल की दीवारों तक सीमित थी। वही सुबह, वही दरबार, वही साज सज्जा, वही औपचारिक मुस्कानें। किसी से कुछ कहने की चाहत तो थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था, और ऐसे में उसकी चुप्पियों का इकलौता गवाह था मलाई केतु। मलाई केतु 50 साल का वफादार नौकर। उसके बाल सफेद हो चले थे, कमर थोड़ी झुक चुकी थी, मगर चाल में अब भी ठहराव था। उसने रानी को बचपन से देखा था, कभी कंधों पर बिठाया था, कभी कहानियां सुनाई थीं, और अब वह उसकी सेवा में रहता, चुपचाप उसकी हर जरूरत को बिना बोले पूरा करता। एक दिन बरसात हो रही थी, बाहर बिजली गरज रही थी और महल के गलियारों में नमी घुलती जा रही थी। रानी बालकनी में खड़ी थी, ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। तभी मलाई केतु कमरे में आया, गर्म दूध की ट्रे लेकर। रानी ने बिना देखे कहा, रख दो। वन्हा मलाई केतु ने ट्रे रख दी, लेकिन वहीं खड़ा रह गया। रानी ने मुड़कर देखा, उसकी नजरों में सवाल था। कुछ कहना है? मलाई केतु ने धीमे स्वर में कहा। इस महल में 3 दशक हो गए रानी साहिबा, पहले महाराज के पिता, फिर महाराज, और अब आप। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और क्या मिला तुम्हें इन 3 दशकों में? एक जिम्मेदारी जो अब सिर्फ आपकी सेवा तक सीमित है। मलाई केतु ने जवाब दिया। उसका यह जवाब और उसकी आंखों का यह स्थिर भाव, रानी को पहली बार एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। शायद यह इंसान, यह बूढ़ा नौकर उसका दर्द समझ सकता है। उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। रानी अब कभी कभी मलाई केतु को पास बुला लेती, किताबों को सजाने के बहाने या फिर पुराने किस्सों को सुनने के लिए। और मलाई केतु, जो कभी सिर झुकाकर चलता था, अब रानी के सामने बैठकर बात करने की हिम्मत करने लगा था। एक शाम घना अंधेरा छा रहा था, मोमबत्तियां जलाई गईं, मगर कमरे में एक हल्की सी उदासी तैर रही थी। रानी खिड़की के पास बैठी थी और बोली, मलाई केतु, तुमने कभी किसी से प्रेम किया? मलाई केतु थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत पहले, एक दरबारी की बेटी से, मगर तब मैं सिर्फ एक छोटा नौकर था। वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ। रानी ने पहली बार उसकी आंखों में झांक कर देखा। वो बूढ़ी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनके भीतर एक नमी थी, सच्ची, नापी हुई, समझी हुई। तो फिर कभी दोबारा प्रेम नहीं हुआ? रानी ने धीमे स्वर में पूछा। नहीं रानी साहिबा, वफादारी और प्रेम दोनों एक साथ नहीं निभ सकते, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसे रानी चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकी। वो जानती थी कि उसके और मलाई केतु के बीच उम्र का बड़ा फर्क है, समाज की सीमाएं हैं, पर वह जो रिश्ता बन रहा था वो ना तो जुबान से था और ना ही शरीर से। वो बस एक एहसास था जो धीरे धीरे उसकी रगों में उतरता जा रहा था। अब जब भी रानी की रातें अकेली होतीं, वो मलाई केतु के बारे में सोचती, उसके शब्द, उसकी मुस्कान और उसका वो सन्नाटा जिसमें उसे सुकून मिलता था। मलाई केतु के लिए भी रानी अब सिर्फ एक रानी नहीं रही थी, वो एक औरत थी जिसकी आंखों में अब वो तड़प दिखती थी जो उसकी अपनी आंखों में कभी थी। महल की दीवारें अब भी वैसी ही थीं, ऊंची, खामोश, लेकिन अब उनमें एक और आवाज गूंजती थी, वो आवाज जो शब्दों की नहीं थी लेकिन दिल से निकली थी। रानी और मलाई केतु के बीच अब कोई रिश्ता जाहिर नहीं था, कोई नियम नहीं टूटा था, कोई हद पार नहीं हुई थी, मगर एक अनकहा अदृश्य धागा दोनों को बांध चुका था। महल की फिजाओं में अब भी वही शाही ठाठ था, वही सन्नाटा, वही रिवायतों की गरिमा,
लेकिन इन दीवारों के बीच अब कुछ बदलने लगा था। वह बदलाव जुबान पर नहीं था, मगर आंखों में दिखने लगा था। रानी वर्षा की आंखें अब हर किसी को वैसी नहीं लगती थीं जैसी पहले हुआ करती थीं। उसमें अब कोई राज था, कोई छुपी हुई लहर, जैसे पलकों के पीछे एक तूफान दबा बैठा हो, और उस तूफान का केंद्र मलाई केतु था। रानी और मलाई केतु अब पहले जैसे नहीं रहे थे। हां, सामने से देखो तो सब कुछ वैसा ही था। रानी अब भी उसी शान से महल में चलती थी और मलाई केतु अब भी उसकी सेवा में झुका रहता था। लेकिन अब उनकी निगाहें कभी कभी टकरा जाती थीं और वो एक पल कुछ ज्यादा ठहर जाता था। एक दोपहर रानी अपने कमरे में बैठी थी। सामने पुरानी किताबें बिखरी थीं, लेकिन उसका ध्यान किसी शब्द पर नहीं था। तभी दरवाजा धीरे से खुला और मलाई केतु अंदर आया, एक पुराना कागजी नक्शा लेकर। रानी साहिबा, आपने पुराने महल के तहखाने का जिक्र किया था, यह रहा उसका नक्शा, उसने झुकते हुए कहा। रानी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही स्थिरता थी, मगर कुछ और भी। एक उम्मीद, तुमने कहा था उस तहखाने में कोई नहीं जाता, रानी ने पूछा। जी, कई बरसों से बंद है, अब तो वहां बस धूल और अंधेरा है। रानी खड़ी हुई नक्शा हाथ में लिया और बोली, चलिए देखते हैं, आज दिल करता है उस अंधेरे को महसूस करने का। मलाई केतु एक पल को ठिठका, फिर सिर झुकाया और बोला, जैसा आप चाहें। महल की भुलैया जैसी सीढ़ियां नीचे उतरती हुई दोनों की परछाइयों को दीवारों पर लंबा करती जा रही थीं। वहां कोई नौकर नहीं था, कोई पहरेदार नहीं, सिर्फ वो दो लोग और उनके बीच बहती वो चुप्पी जो अब चीखने लगी थी। तहखाने में पहुंचते ही रानी ने एक पुरानी लालटेन जलाई। उसकी रोशनी में दीवारों पर बनी मूर्तियां कांपने सी लगीज गए। भले ही वीरान थीं, मगर उस वीराने में रानी को सुकून मिला। यहां की नमी अच्छी लगती है, रानी ने कहा। कभी कभी लगता है यह पत्थर ज्यादा सच्चे हैं। इंसानों से मलाई केतु कुछ नहीं बोला। वो जानता था यह शब्द महज पत्थरों के लिए नहीं थे। कुछ देर बाद रानी एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गई। उसके बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे और उसकी आंखें अब सीधे मलाई केतु की तरफ थीं। मलाई केतु, क्या तुम्हें डर नहीं लगता इस रिश्ते से, इस खामोश जुड़ाव से? मलाई केतु कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज आई, धीमी मगर भारी। डर तो बहुत बार लगा रानी साहिबा, लेकिन आपसे नजरें मिलाने का डर नहीं, आपको खो देने का डर ज्यादा है। रानी की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। बस उसकी पलकों के पीछे तूफान और तेज हो गया। मैं जब तुम्हें देखती हूं तो लगता है जैसे किसी ने मुझे आईना थमा दिया हो, वो आईना जिसमें मैं सिर्फ एक रानी नहीं, एक औरत बनकर उभरती हूं। रानी की आवाज कांप रही थी। मलाई केतु कुछ पास आया, मगर अब भी दूरी थी, जिस्मों की नहीं, परंपराओं की। आपके पास सब कुछ है, मैं तो सिर्फ एक बूढ़ा नौकर हूं। इस रिश्ते को कोई नाम नहीं मिलेगा, शायद हमें नाम की जरूरत भी नहीं, रानी बोली। कभी कभी सिर्फ एहसास काफी होता है, और वो एहसास ही मेरी जिंदगी बन गया है। मलाई केतु अब बिल्कुल पास खड़ा था। उनके बीच कोई स्पर्श नहीं था, लेकिन सांसें टकरा रही थीं। रानी ने उसकी आंखों में देखा, एक बूढ़ा चेहरा हल्की झुर्रियों से भरा, मगर वो आंखें, उनमें अभी भी वह आग थी जो किसी भी जवान दिल को झुलसा सकती थी। रानी साहिबा, उसने पहली बार उनका नाम छोड़कर सिर्फ इतना कहा जैसे अब कोई दीवार टूट गई हो। बस वर्षा कहो, रानी ने धीरे से कहा। अब कोई औपचारिकता मत रखो। जब दिल की दीवारें टूट गईं तो यह शब्द किस काम के? और उस पल उस तहखाने की दीवारों ने पहली बार दो इंसानों के बीच का वो रिश्ता देखा जो न चूमा गया न छुआ गया। फिर भी सबसे गहरा था। वो शाम बीत गई, लेकिन तहखाने से लौटते वक्त दोनों कुछ और हो चुके थे। अब महल के गलियारों में रानी का चलना बदला बदला लगता। उसकी आंखों में अब डर कम और चाहत ज्यादा थी, और मलाई केतु, वो अब पहले से ज्यादा सजग हो गया था, जैसे हर कदम पर किसी को खो देने का खौफ उसके साथ चल रहा हो। रात को जब रानी अपनी बालकनी में खड़ी थी, तब दूर आकाश में बिजली कौंधी और वह सोचने लगी, क्या यह तूफान अब अंदर से बाहर आने वाला है? क्योंकि कोई भी तूफान ज्यादा दिन तक पलकों में नहीं छुपता। महल के दिन जैसे जैसे गुजर रहे थे, रातें और लंबी होती जा रही थीं,
और उन रातों की तन्हाई में एक रिश्ता था जो खामोशी से पनप रहा था। रानी वर्खा और बूढ़ा नौकर मलाई केतु। रात के तीसरे पहर जब पूरा महल गहरी नींद में होता, तभी रानी के कमरे का पिछला दरवाजा खुलता। वो दरवाजा जो सीधे एक संकरे गलियारे से होता हुआ महल के पुराने हिस्से में ले जाता था। उस हिस्से में जहां अब कोई नौकर नहीं रहता, कोई रोशनी नहीं जलती, सिर्फ एक कमरा, गुप्त, गहरा और ठंडा, जहां दीवारों ने वो सब सुना जो जमाने से छुपा रहा। उस रात भी वैसा ही हुआ। वर्खा ने अपने भारी जेवर उतारे, बालों को खोला और अपनी चप्पलें उतारते हुए बिना शोर किए उस दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर बारिश हो रही थी, हल्की, मगर लगातार बूंदें खिड़कियों पर गिरकर एक खास सी लय में गूंज रही थी, मानो खुद वक्त भी उनके लिए रुक गया हो। जब वह कमरे में पहुंची तो वह पहले से वहां था। हाथ में एक लालटेन लिए उसकी परछाई दीवारों पर कांप रही थी। वो बूढ़ा जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक आदिम किस्म की भूख थी, एक ऐसी भूख जो उम्र से नहीं, एहसास से बंधी होती है। रानी चुपचाप उसके सामने आकर खड़ी हो गई। न कोई सवाल, न कोई संकोच। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अब प्यार से ज्यादा अजनबी हो गया है, मलाई केतु ने जवाब दिया। फिर कोई शब्द नहीं, बस एक हल्का सा कदम आगे और रानी उसके सीने से लग गई। उसकी हथेलियां उस झुर्रियों वाले चेहरे को छूने लगी, पहले धीरे से, फिर जैसे कोई पुरानी प्यास उस पर टूट पड़ी हो। और वो कमरा जो कभी वीरान था, अब सांसों से भरने लगा। चादरें फड़फड़ाई, दरवाजा भीतर से बंद किया गया और उस रात दो जिस्मों ने अपने दर्द, अपने अकेलेपन और अपनी इच्छाओं को एक दूसरे में घोल दिया। वो रात एक नहीं थी, ऐसी कई रातें आईं, कभी गर्मियों की उमस भरी हवा के बीच, कभी ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ। उन गुप्त कमरों की दीवारों ने हर बार सुना, आहों की लय, टूटती सांसों की गूंज, और उन दो लोगों का संघर्ष सिर्फ एक सवाल के साथ, यह जो है, क्या यह वासना है या यह प्यार है? रानी के लिए वह पल सिर्फ शरीर का सुख नहीं था। जब वह मलाई केतु के सीने पर सिर रखकर सोती थी, तो उसे अपनी रानियों की परंपरा से अलग एक औरत होने का एहसास होता था। एक ऐसी औरत जिसे कोई समझ रहा था, महसूस कर रहा था। लेकिन बाहर की दुनिया अब भी वहीं थी। महल में अफवाहें उठने लगी थीं। कोई कहता रानी का मूड इन दिनों बदल गया है, कोई कहता वो अक्सर देर रात तक जागती रहती है। यहां तक कि एक नौकरानी ने एक बार गलती से पुराने गलियारे की ओर जाते एक साया देखा जो रानी जैसा लग रहा था। मलाई केतु को भी डर लगने लगा था। वर्खा, हमें रुक जाना चाहिए, उसने एक रात कहा, जब दोनों थके से चुपचाप लेटे थे। क्यों? रानी की आवाज में पहली बार गुस्सा नहीं, दर्द था। क्योंकि यह आग हमें जला सकती है। रानी उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। मलाई केतु, मैं तुमसे सिर्फ वासना नहीं करती, मैं तुम्हें चाहती हूं। हर रूप में मलाई केतु उसे देखने लगा। उसके गालों पर जो हल्की झुर्रियां थीं, उन पर भी उसे मोहब्बत हो आई थी। और अगर यह मोहब्बत है, रानी बोली, तो इसे छुपाने की बजाय जी लेना चाहिए। मलाई केतु ने उसका हाथ पकड़ा और पहली बार कुछ कहा नहीं, सिर्फ उसकी हथेली को अपने होठों से छुआ। पर उस गुप्त प्यार की सीमाएं थीं, समाज की, उम्र की, ओहदे की, और यह सीमाएं हर रात के बाद सुबह में चुभने लगती थीं। दिन में रानी को फिर से रानी बनना होता था और मलाई केतु को फिर से सिर्फ एक नौकर। रानी के दिल में हर दिन एक नया युद्ध चलता। क्या वो इस रिश्ते को महल के दरबार में लाकर सबके सामने स्वीकारे, या हमेशा इसे उन कमरों में कैद रखे जहां कोई नहीं देखता? उसे याद था, बचपन में उसने प्यार की कहानियां पढ़ी थीं, जहां दो लोग हर दीवार को तोड़ देते हैं। लेकिन वो कहानियां राजकुमारों की थीं और मलाई केतु एक बूढ़ा नौकर था। फिर भी जब रातें आती, रानी के अंदर का तूफान उसे फिर उसी गुप्त रास्ते की ओर खींच ले जाता। और हर बार जब उनकी देहें एक दूसरे से मिलती, एक ही सवाल हवा में तैरता, क्या यह वासना है या सच्चा प्यार? रातें अब वैसी मासूम नहीं रही थी वो, जो एक समय में चुपचाप दिलों को जोड़ने वाली मुलाकातें थीं।
अब धीरे धीरे अपनी सीमाओं को लांघने लगी थीं। जिस कमरे की दीवारें कभी सिर्फ आएं सुनती थीं, अब वहां डर भी गूंजने लगा था। डर कि कहीं कोई देख ना ले, सुन ना ले या राज खोल ना दे। रानी वर्खा की आंखों में अब भी वही आग थी, मगर उसमें अब घुला था एक अजीब सा बेचैन धुआं। वो हर दिन राज दरबार में बैठती, दरबारियों को सुनती, फैसले सुनाती, लेकिन उसके कान कहीं और टिके रहते। उस हल्की सी आहट पर, उस गलियारे में किसी कदम की चोक पर, या उस नौकर की आंखों में जो जरूरत से ज्यादा उसे घूरता था, उसी दरबार में एक नया चेहरा आया था। दुष्यंत सिंह, महल के पुराने मंत्री का भतीजा, जो अब अपनी चतुराई से रानी का विश्वास जीत रहा था, लेकिन उसका मन, उसकी नजरें वह सीधी नहीं थीं। दुष्यंत सिंह ने एक शाम जब देखा कि रानी राजसभा के बाद एक बार फिर अपने महल के पीछे के हिस्से में गई है, तो उसके अंदर शक की एक लहर उठी और उस रात उसने छिपकर उस गलियारे का पीछा किया। सांस रोके, पैर दबाए, और जब उसने देखा वो गुप्त दरवाजा, वो लालाटेन की हल्की लौ और बूढ़ा नौकर रानी की हथेली अपने होंठों से लगा रहा था, तो उसके चेहरे पर चौंकने की जगह एक मुस्कान फैल गई। तो यही है महल की सबसे बड़ी कहानी, उसने बुदबुदाया। अगले दिन सुबह दरबार में कुछ बदला बदला सा था। दुष्यंत सिंह रानी के पास झुका और धीमे से बोला, रानी साहिबा, क्या मैं एक बात कहूं? अगर आप बुरा ना माने। रानी की नजरें उसकी ओर मुड़ी। कहिए। महल की दीवारें अब बहुत पतली हो चुकी हैं और रातों की खामोशियां बहुत तेज गूंजने लगी हैं। संभल जाइए, इससे पहले कि आपकी इज्जत भी गूंजने लगे। रानी का चेहरा जम सा गया। वो जान चुकी थी, अब गुनाह सिर्फ एहसास में नहीं रहा, अब वह बाहर की दुनिया में भी झलकने लगा है। रात को वो गई तो मगर पहले जैसी नहीं। इस बार ना रेशमी कपड़े थे, में काजल, सिर्फ एक सादा चोला और एक भारी चुप्पी। मलाई केतु उसे देखकर घबरा गया। क्या हुआ? रानी ने उसकी हथेली पकड़ी और धीमे से बोली, हम देख लिए गए हैं। मलाई केतु के होंठ सूख गए। वह जानता था इस महल में राज छुपाने से ज्यादा खतरनाक कोई खेल नहीं। हमें रुक जाना चाहिए, उसने कहा, फिर दोहराया, हम मर सकते हैं। वर्खा रानी की आंखें जल उठीं। अगर मौत मुझे तुझसे दूर कर सकती है तो मैं आज ही तैयार हूं मरने को, लेकिन किस्मत सिर्फ शब्दों पर नहीं चलती। अगले दिन सुबह एक ऐलान हुआ, राजमहल की जांच के लिए गुप्त दस्ते गठित किए गए हैं। महल की मर्यादा से खिलवाड़ करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। सब जान चुके थे, दुष्यंत सिंह ने चाल चल दी है। रानी के कमरे के बाहर पहरेदार बढ़ा दिए गए, गलियारों में लालटेन की जगह मशालें जलने लगीं और उस पुराने गुप्त कमरे का दरवाजा सील कर दिया गया। रातों की गर्माहट अब सर्द डर में बदल चुकी थी। मलाई केतु अब महल के कोने में बंद कर दिया गया था। रानी से दूर उसे जहर देने की भी कोशिश हुई, मगर वो बच गया। रानी चुपचाप रही, विरोध नहीं किया, मगर उसकी आंखों में अब आग नहीं, एक तूफान था। फिर एक रात रानी ने महल के सबसे पुराने सैनिक वीरसेन को बुलाया, जो कभी उसके पिता का भरोसेमंद अंगरक्षक था। अगर आज भी मेरी रगों में वही खून है जो मेरे पिताजी का था, तो तुम मेरी मदद करोगे? वीरसेन ने बिना एक शब्द बोले सिर झुका दिया। रात ढलते ही महल की छत से एक पुराना चोर द्वार खोला गया। मलाई केतु को गुप्त सुरंग से बाहर निकाला गया और रानी ने खुद अपना संदेश एक पत्र में लिखा, जिसे उस पुरानी मध्यम रोशनी वाले कमरे में एक दीवार के पीछे छुपा दिया। पत्र में लिखा था, अगर यह वासना थी तो इतनी बड़ी सजा क्यों? अगर यह प्यार था तो इसे छुपाना क्यों पड़ा? मैं इतिहास में एक रानी रहूं या गुनहगार, अब फर्क नहीं पड़ता। मेरी रूह मलाई केतु के साथ है और यह गुनाह अगर गूंजे तो गूंजे सदियों तक, ताकि अगली रानी, अगला नौकर बिना डर के मोहब्बत कर सके। महल के आंगन में सुबह की पहली किरण उतरी भी नहीं थी। किनगाड़ों की तेज आवाज पूरे नगर में फैल गई। सैनिकों की कतारें महल के सामने जुट चुकी थीं। नगरवासियों को आदेश मिला, आज दोपहर को राज्यसभा में विशेष घोषणा की जाएगी। लोग हैरान थे, कोई युद्ध नहीं, कोई अकाल नहीं, फिर अचानक यह राज्यसभा क्यों? लेकिन रानी वर्खा जानती थी, आज उसका राज नहीं,
उसका राज नंगा किया जाने वाला है। दरबार सजा सिंहासन पर रानी बैठी थी, मगर आज उसके चेहरे पर शाही गरिमा से ज्यादा अंतिम विदाई की गंभीरता थी। बाजू में दुष्यंत सिंह खड़ा था। एक विजेता की मुस्कान के साथ दुष्यंत ने सभा में ऐलान किया, महाराजाओं के इस गौरवशाली इतिहास में पहली बार ऐसा पाप हुआ है जिसने इस राजमहल की मर्यादा को कलंकित किया है। एक रानी और एक बुजुर्ग सेवक का अपवित्र संबंध और रानी का षड्यंत्र उसे महल से भगाने का, इस राज्य की गरिमा के लिए यह अपराध माफ नहीं किया जा सकता। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर दुष्यंत सिंह ने महल के सेवकों को इशारा किया और वहां पेश किया गया एक खाली तख्त जिस पर एक लोहे की जंजीर पड़ी थी। आज से यह सिंहासन खाली घोषित किया जाता है। दुष्यंत चीखा, रानी को अब इस तख्त का कोई अधिकार नहीं। भीड़ में खलबली मच गई, पर रानी चुप रही। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, मानो अब कुछ बचा ही नहीं जिसे बचाना हो। और वो सेवक, उसका क्या हुआ? किसी मंत्री ने धीरे से पूछा। दुष्यंत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, राज्य के गुप्तचरों ने उसे पकड़ लिया है। कल शाम तक उसे महल के बाहर फांसी दी जाएगी, ताकि जनता जान सके कि यहां सिर्फ ताज नहीं, मर्यादा भी राज करती है। रानी की आंखें पहली बार छलक गईं। सिर्फ मोहब्बत का दर्द नहीं था, अब उस आदमी की जान का सवाल था जो उसके लिए अपनी दुनिया छोड़ आया था। रात ढली, महल में अंधेरा घना था। रानी को उसके शाही कमरे से निकाल दिया गया था और अब उसे उस पुराने जेलखाने में रखा गया था जहां कभी उसके पिता ने दुश्मनों को रखा था। वो अकेली बैठी थी। एक मोमबत्ती की लौ में उसकी परछाई कांप रही थी। उसी रात पुराने अंगरक्षक वीरसेन ने रानी से मिलने की इजाजत मांगी। वो आया सिर झुकाए, मैंने उसे जंगल में सुरक्षित पहुंचा दिया था रानी साहिबा, मगर अब वह लौट आया है। वह खुद को आपके लिए कुर्बान करने को तैयार है। रानी की आंखों में चिंगारी लौटी। वो मरने आया है? उसने पूछा। नहीं, वीरसेन ने कहा, वो लड़ने आया है। पहली बार अगली सुबह पूरा नगर इकट्ठा हुआ। राज दरबार के सामने फांसी का तख्ता खड़ा था, रस्सी झूल रही थी और दुष्यंत सिंह अपने विजय भाव में पूरे नगर को संबोधित कर रहा था। यह है उस गुनाह की सजा जो इस महल के नियम तोड़ता है। एक बूढ़ा सेवक जिसने अपनी हदें लांघी, आज इसका अंत हम सब देखेंगे। लेकिन तभी एकाएक घोड़े की टापें, तलवारों की खनक और नगर के एक सिरे से शोर उठता गया। वो आ गया और सामने से उभरा मलाई केतु। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक बुजुर्ग सेवक नहीं था। उसके चेहरे पर भय नहीं, विप्लव था। पीठ पर तलवार, हाथ में महल की मोहर वाली अंगूठी जो कभी रानी के पिता ने उसे दी थी। उसने जनता की तरफ देखा और कहा, जिसने मुझे गुनहगार कहा, उसका गुनाह यह है कि उसने मोहब्बत को अपमान बना दिया। मैं उस रानी का सेवक जरूर हूं, पर मेरा इश्क, मेरी वफा, मेरी नियत किसी दरबारी से कहीं ज्यादा साफ है। दुष्यंत सिंह आग बबूला हो गया, पकड़ो इसे। लेकिन जनता का मूड बदल चुका था। लोगों ने रास्ता बनाया, सैनिक पीछे हटे। वीरसेन ने आगे बढ़कर दुष्यंत की तलवार खींच ली और रानी वो उस तख्त से निकली, भीड़ के बीच आई और मलाई केतु के सामने खड़ी हो गई। अगर इस राज्य की मर्यादा मेरा इश्क नहीं सह सकती तो मैं उस सिंहासन को छोड़ती हूं, मगर उस आदमी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे लिए पूरी दुनिया को चुनौती दी। तभी पीछे से नगर के वृद्ध पुजारी ने आकर दोनों के हाथ जोड़े और कहा, अगर यह गुनाह है तो इसकी सजा हमें भी दीजिए, क्योंकि हमने भी इसमें प्यार देखा है, कोई पाप नहीं। सभा में सन्नाटा था। दुष्यंत सिंह अब अकेला पड़ चुका था। राज्यसभा के कई मंत्री सामने आए और बोले, हम उस झूठी मर्यादा के पक्ष में नहीं खड़े होंगे जो एक औरत के हक और एक आदमी की मोहब्बत को कुचल दे। इसके बाद लोगों ने आगे आकर मंत्री और राज दावेदारों से विनती करके उन दोनों को माफ करके राज्य से निकलवा दिया। 6 महीने बाद महल अब पुराने दिनों की परछाई मात्र रह गया था। ना शाही रौनक, ना नौकरों की भीड़। रानी वर्खा और मलाई केतु महल से बहुत दूर एक पहाड़ी गांव में सादा जीवन जी रहे थे। छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें और हर शाम आंगन में मलाई केतु का बांसुरी बजाना। रानी अब शाही वस्त्रों में नहीं, सादी सूती साड़ी में दिखती, पर उसकी मुस्कान अब सच्ची थी। हर दिन मलाई केतु रोटी बनाता,
वर्षा पानी भरती और दोनों शाम होते ही पास की नदी किनारे बैठते, जैसे वक्त थम गया हो। पर वक्त कब थमता है? एक सुबह वर्षा उठी तो देखा मलाई केतु वहीं आंगन में बैठा था, मगर इस बार उसकी सांस धीमी थी, उसका चेहरा फीका, आंखें बंद। वो दौड़ पड़ी। मलाई केतु, यह मजाक मत कर। लेकिन मलाई केतु अब उस नींद में था जहां से कोई लौटता नहीं। उसके हाथ में एक पुराना पत्र था, रानी के नाम वर्षा। मैंने पूरी जिंदगी तेरी खामोशी में तूफान ढूंढे। आज जब तू सुकून में है, मेरा दिल मानता है कि अब मेरी मोहब्बत पूरी हुई। मेरा शरीर बूढ़ा था, लेकिन मेरा प्यार हर रोज नया जन्म लेता रहा। अगर इस जन्म में तुझे ताज नहीं दे सका, तो अगले जन्म में मैं तेरे लिए पूरा जाने जहां के खरीद लूंगा। रानी ने पत्र को सीने से लगा लिया। उस दिन गांव वालों ने देखा एक रानी जिसने ताज छोड़ा था, अब एक निर्वासित आत्मा के नाम पर शाही चिता सजा रही थी। बांसुरी, जो मलाई केतु की सांसों से बजी थी, अब उस चिता के ऊपर रख दी गई। आग की लपटों के बीच रानी ने देखा उसका प्यार अब राख बन रहा था, पर उसकी याद अमर हो चुकी थी। वो गांव छोड़ गई, किसी को नहीं पता वो कहां गई। कुछ कहते हैं वो हिमालय चली गई, कुछ कहते हैं वो हर साल चुपके से उसी जगह लौटती है जहां उनकी मोहब्बत पनपी थी। उस पुराने खंडहर नुमा महल के पीछे की बगिया में, जहां आज भी कभी कभी रात को बांसुरी की हल्की आवाज आती है, और जब भी कोई पूछता है यह कौन बजा गया, तो गांव के बुजुर्ग कहते हैं यह इश्क की आखिरी सांस है। बेटा, वह कभी मरती नहीं है,